अगर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपका रिकवरी सर्टिफिकेट काट दिया है तो आपकी फैमिली कैसे प्रॉब्लम में आ सकती है, आपके जो गारंटर है उनका भी अकाउंट कैसे होल्ड हो सकता है, आपका भी अकाउंट कैसे होल्ड हो सकता है, भले ही किसी अदर बैंक में हो, किसी प्राइवेट बैंक में हो या नेशनलाइज बैंक में हो, किसी भी अदर बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वो कैसे होल्ड हो सकता है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड की ऑक्शन कैसे हो सकती है, उसकी कुर्की कैसे हो सकती है और उसको आप रोक कैसे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी आरसी कटवाता है, आपकी आरसी अनसिक्योर लोन में आरसी आपकी कटवाता है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, जिसमें आपने कोई अपना एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान गिरवी नहीं रखा, मॉर्गेज नहीं किया। सिर्फ एक सिक्योर लोन ऐसा है केसीसी का जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीकल्चर लैंड की आरसी कट सकती है, अदरवाइज आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की आरसी नहीं कट सकती। आरसी किस चीज की कट सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की आरसी कट सकती है, अनमूवेबल प्रॉपर्टी की आरसी नहीं कट सकती। मतलब चल संपत्ति की आरसी कट सकती है, अचल संपत्ति की आरसी नहीं कट सकती। दुनिया में दो ही तरह के एसेट है, दो ही तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे कोई कितना भी गरीब है, चाहे कोई कितना भी अमीर है। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, अनमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इसकी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आरसी काट सकती है, लेकिन उसको आरसी काट के उसको जब्त कर सकती है, उसको एक्शन कर सकती है, बोली कर सकती है। लेकिन अगर आपने उस स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस के ऊपर ऑलरेडी लोन ले रखा है किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो उसकी आरसी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि पहला मालिकाना हक जो है वो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का है जिसने आपको वो लोन दे रखा है, उसमें उसकी एचपीए चढ़ी हुई है। आरसी कटवाते कैसे हैं? आरसी कटने के बाद आपका कोई जो मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना है, उसकी कभी भी आरसी नहीं कट सकती, क्योंकि अनमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं, सिर्फ चल संपत्ति की आरसी कटवा सकते हैं। आरसी कटवाने का प्रोसेस क्या है? अगर आप शहर में रहते हैं तो एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, भाई हमें इस आदमी से इतने पैसे लेने हैं और ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो हमारे पैसे दिलवाए जाए। तो वहां से होता क्या है, आपके पास नोटिस इशू होगा और आपको आपका पक्ष सुना जाएगा। अगर आपके पास नोटिस इशू नहीं हुआ, आपकी आरसी कट गई है, तो आप दोबारा एसडीएम कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि जो हमारी आरसी कटी है उसका हमें इंटीमेट ही नहीं किया गया, हमें बताया ही नहीं गया। हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ तो अजमल कसाब 2009 में पाकिस्तान से आया था, टेररिस्ट था, उसने सैकड़ों आदमियों को मार दिया था, उसको भी बचाव का मौका दिया गया, उसको 4.5 साल जिंदा रखा गया। भारत सरकार ने लगभग उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए उसकी सुरक्षा के ऊपर वो इन्वेस्ट किए, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर खर्चा किया गया 50 करोड़ रुपए का उसकी जान को बचाने के लिए। हालांकि बाद में उसको फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसको भी बचाव का मौका दिया गया। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, आप SC ST में हैं, या आप सीनियर सिटीजन है, या आप दिव्यांग है, तो आप फ्री कानूनी सलाह ले सकते हैं। फ्री में आपको एडवोकेट मुहैया हो जाएगा, वकील मुहैया हो जाएगा, सारे देश के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं। साथियों, दूसरा तरीका इनका आरसी काटने का क्या है कि ये रजिस्ट्रार के पास, तहसीलदार के पास भी आपके ऊपर केस करने के लिए, आरसी काटने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तहसीलदार, आम आदमी समझता है भाई तहसीलदार जो है वो तो रजिस्ट्री का काम है। भाई तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट है, उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर है। शहरों में तो ज्यादातर 751 के केस में तहसीलदार ही जमानत लेते हैं, तो उनके पास भी राइट्स और अधिकार है आरसी काटने के। आमीन बोलते हैं बहुत सी स्टेटों में, जब आरसी आपकी कट जाएगी तो आमीन आपके घर आएगा। अब सिर्फ केसीसी का लोन अगर आपका है तो आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कुड़क हो सकती है आरसी कट के। वो हालांकि अनमूवेबल है, मतलब आपकी अचल संपत्ति है, फिर भी उसकी आरसी कट सकती है सिर्फ और सिर्फ केसीसी के लोन में, किसान क्रेडिट कार्ड के, या आपने कोई
भूमि संबंधित लोन ले रखा है, क्योंकि उसके ऊपर जो है सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता केसीसी के, तो इसलिए इनको मजबूरी में उसकी आरसी कटवानी पड़ती है। वरना किसी भी सिनेरियो में आरसी कट के आपकी कोई प्रॉपर्टी जो कि अचल संपत्ति है, चल नहीं सकती, उसको अटैच नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर इन्होंने तहसीलदार की कोर्ट से आपके खिलाफ आरसी कटवा लिया और आपको नोटिस इशू नहीं हुआ, तो आप उसको भी वहां भी चैलेंज कर सकते हैं और आरसी को उसके ऊपर स्टे आपको मिल सकता है, उसके ऊपर रोक लग सकती है। डरे घबराए नहीं, अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तो ये आरसी काटवा के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है जो कि संविधान ने आपको दिए है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने दिए, तो आप अपने राइट्स जो है, अपने अधिकार जो है, उनका इस्तेमाल करके आप आरसी को रुकवा सकते हैं। आज ज्यादातर केसीसी लोन में क्यों डिफॉल्ट होती है, जो मेरे देखने में आया भाई, ज्यादातर किसान की या तो फसल ही खराब होगी, क्योंकि केसीसी का लोन जो मिलता है वो इसी कारण से मिलता है भाई, कोई फसल में बीज चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए, या और कोई खेती संबंधित पैसे की जरूरत है, खाद दवाई चाहिए, उसके लिए केसीसी का लोन होता है। भगवान ना करे उस किसान की फसल ही खराब होगी या बहुत कम हुई, तो स्वाभाविक बात है कि उससे वो लोन भरा नहीं जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि बहुत से आदमी ये समझते हैं कि भाई कोई सरकार नहीं आएगी और वो इसको सारे लोन को केसीसी को माफ कर देगी तो मैं पैसे भरूँ ही ना, तो ये तो माफ तो ही जाना है। ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे, ऐसी कोई भी सरकार नहीं आती कि आपका 10 लाख रुपए का केसीसी का लोन है और उसको माफ कर दिया जाएगा। तीसरा सिनेरियो क्या है भाई, कोई किसी आदमी ने अगर केसीसी का लोन लिया है और उसकी डेथ हो गई है किसी कारण से भी, और अब उसके जो लीगल आयर है, वारिस जो है, उनसे वो पैसा भरा नहीं जा रहा, तो इस सिनेरियो में भी केसीसी का लोन डिफॉल्ट होता है। अब क्योंकि जितने भी सिक्योर लोन होते हैं, लगभग सभी लोन सिक्योर होते हैं, ऋण सुरक्षा होती है उनकी। जो पुराने टाइम में किसी ने केसीसी का लोन लिया है, उस टाइम तो ये रिवाज नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों में अगर केसीसी का लोन किसी भी आदमी ने लिया है और किसी भी वजह से उसकी डेथ हो गया, तो उसका जो लोन सिक्योर है, ऋण सुरक्षा जो उसकी है, उससे वो पैसा इंश्योरेंस से उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को वो मिल जाएगा। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है, केसीसी का लोन है, तो डेथ के बाद डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में डेथ के बाद डिसेंटेड वाई लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आपके ऊपर 138 चेक बाउंस का केस किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने कर दिया है, जो कि मेरे देखने में आया, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेना चाहते हैं, पहले चवन्नी छापों को पीछे लगाते हैं, फिर फेक नोटिस भेजते हैं। 99% तो फेक नोटिस होते हैं, ये चेक बाउंस का भी फेक नोटिस चवन्नी छाप भेज देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है, तो सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे। अगर आपको लग रहा है वो जेन्युइन है, तो सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। ई कोर्ट अपने फोन में लोड कर ले और ई कोर्ट में वो चेक कर ले, बिल्कुल इजिली है ई कोर्ट चलाना। जैसे पेटीएम चलाना इजिली है, ऐसे ई कोर्ट चलाना भी बिल्कुल इजिली। आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या। अगर हुआ है, कोर्ट का ही समन आपके पास आया, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्के में ना ले। आप वहां पे जाएं, आपको तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते, फाइनल डिसीजन आते आते 40 से 45 साल लगे। तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा। ये चवन्नी छापों का तो सौदा ही कुछ नहीं है। और ये बैंक एनबीएफसी कंपनी भी इतने साल इनके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा 16 साल के हैं। 16 साल के किसी लड़के या लड़की को तो किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने राइट्स दिए ही नहीं है, लाइसेंस दिए ही नहीं है लोगों को कर्जाई करने का। तो ये भी तो 25-30 साल के होंगे। 40-45 साल के बाद इनका भी बोलो राम हो जाएगा, भी हरिद्वार जा लेंगे या कहीं खटिया पे बेड पे पड़े हुए अपनी अंतिम सांस से गिन रहे होंगे। तो इस सिनेरियो में ये सेटलमेंट ही करते हैं, भले ही चेक बाउंस का भी केस कर दियो। चेक बाउंस का जो केस है वो समझौता योग्य है। कभी भी चेक बाउंस का केस चलते चलते किसी भी स्टेज में हो, तो आप उसमें सेटलमेंट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। एक दूसरा सिनेरियो क्या है, उसको इग्नोर नहीं करना है। सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है,
13.2 का, 13.4 का, सिंबॉलिक पोजीशन का। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। फिर वो आपका मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जो भी चीज आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, इनके पास रहन करके इनसे पैसा लिया है, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको कबाड़ी के रेट में बेच देंगे, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी को सेल परचेज का हिसाब नहीं है, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है और आपने इनका 1 करोड़ रुपया देना है, तो 1 करोड़ रुपए में उसको सेल करके अपने पैसे लेके आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देंगे, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। अगर आपका केसीसी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, या भूमि से संबंधित कोई भी आपका लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से पैसे कम रह गए हैं, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर 50% से पैसे ज्यादा आपके जा चुके हैं किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास, तो आप इनको डीआरटी में चैलेंज कर सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का ही नाम है। इसके अलावा भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लीगल राइट्स आपके पास हैं, लीगल अधिकार है। अगर ऐसा नोटिस आ रहा है, उसको इग्नोर ना करें, तुरंत प्रभाव से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करें, लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, तो आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से आपको रिप्लाई आ गया कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप मेरे को 5 स्टेटों में मिल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब। दिल्ली में कहा, कुंडली बॉर्डर पे, हरियाणा में कहा, करनाल में, मुंबई में कहा, गोरेगांव में, गुजरात में कहा, लाल दरवाजा, अहमदाबाद के अंदर दिल्ली दरवाजा, अहमदाबाद के अंदर दिल्ली दरवाजा के नाम से एक जगह का नाम है। अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आपको पता ही है, आप मेरे से वहां भी पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। मुंबई में रहते हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, कुंडली बॉर्डर के पास हमारा ऑफिस है। पंजाब में अगर आप रहते हैं तो आप मुझे लुधियाना में मिल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह की एडवाइस हमारे से ले सकते हैं, लोन से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।